सास की दुर्गा भक्त बहू। दिव्यांशी दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनकी पूजा करने के लिए उनके मंदिर की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ में पूजा की थाली और आंखों में आंसू होते हैं। माँ दुर्गा, ये सब क्या हो रहा है? क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने सालों से आपकी पूजा की है, आपको अपना माना है? दुर्गा माँ, आज अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आपके मंदिर की इन सीढ़ियों पर ही अपना दम तोड़ दूंगी। दिव्यांशी नंगे पैर होती है और एक एक करके मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगती है। एक हाथ में थाली और एक हाथ में कपूर की जोत जलाकर वह आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तभी एक पंडित की नजर दिव्यांशी के ऊपर पड़ती है। ए दुर्गे माँ, तेरी भक्त चली आ रही है, हाथ में कपूर की जोत जलाकर। इसकी भक्ति को स्वीकार करो माँ, इसकी भक्ति को स्वीकार करो माँ। जैसे जैसे दिव्यांशी सीढ़ियाँ चढ़ती है उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वह एक सीढ़ी चढ़ती है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। बहुत ही मुश्किलों के बाद वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाती, लेकिन उसी समय अचानक से उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है और कपूर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ उसे चक्कर आ जाते हैं और वह सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते सीधा नीचे जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अरे अरे, कोई मदद करो, बेचारी सीढ़ियों से बेहोश होकर गिर गई है, कोई मदद करो बेचारी की। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति के अंदर से रोशनी निकल कर आती है। वह रोशनी दिव्यांशी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद दिव्यांशी को होश आ जाता है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद दिव्यांशी सीधा एक खंडहर सी बिल्डिंग में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। माँ, कहाँ हो आप? मुझे इस अंधेरे से निकालो माँ, मेरी मदद करो। दिव्यांशी की आंखें लाल हो जाती हैं और वह गुस्से से उस बच्चे को यहाँ से वहाँ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कमरे के बाहर 6 गुंडे दिखाई पड़ते हैं। अरे, ये यहाँ कैसे आ गई? तो मैं कहा था ना, अच्छे से नजर रखना। कालीचरण भाई, हम तो नजर सही रख रहे थे। जल्दी से इस औरत को यहाँ से हटाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सभी गुंडे दिव्यांशी को मारने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन दिव्यांशी एक एक को उठाकर पटकने लगती है। आखिर दिव्यांशी उन गुंडों को क्यों मार रही थी? और दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियों से गिरने के बाद दिव्यांशी जिंदा कैसे बची? आइए इस बात का पता लगाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे कार्तिक, कहाँ हो तुम? अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए हो? तुम्हें पता है ना, अगर लेट हो जाओगे तो टीचर तुम्हें बहुत मारेगी। तभी कार्तिक बेड के नीचे से निकलकर दिव्यांशी के पास आता है। मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपने आज माँ दुर्गा का पहला नवरात्र था और मुझे जगाया ही नहीं। ओहो, तो ये बात है, आप इसलिए मुझसे नाराज हो और स्कूल भी नहीं जाना चाहते हो? देखो, माँ दुर्गा अपने बच्चों से व्रत नहीं रखवाती, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। वैसे मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय है आपके पास? आप पहले स्कूल के लिए तैयार हो, उसके बाद मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। कार्तिक तुरंत स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाता है और अपनी माँ दिव्यांशी से कहता है, अब बताओ माँ, कौन सा उपाय है आपके पास? अगर तुम्हें माँ दुर्गा के व्रत रखने हैं तो तुम अपने दांतों की एक साइड से माता रानी के लिए व्रत रख लो और दूसरी साइड से मेरे लिए खाना खा लो। कार्तिक ये सुनकर खुश हो जाता है और एक तरफ से खाना खा लेता है। तभी दिव्यांशी की सास उनके पास आती है। अरे हाँ हाँ, बना दे इसको भी पंडित। अरे तू इस घर के अंदर एक पंडित है, इतना ही काफी नहीं है? जब देखो दुर्गा माँ का बहाना लेकर उनकी पूजा में लगी रहती है। अरे इतनी ढोंगी तो मैंने आज तक कोई औरत नहीं देखी। दादी माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? माँ पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करती हैं और फिर दुर्गा माँ हमारी रक्षा भी तो करती हैं। क्या आप दुर्गा माँ को पसंद नहीं करती हो? अरे मेरा प्यारा पोता, अब तुझे क्या बताऊं, इस दुनिया में मेरे जितना दुर्गा माँ का कोई भक्त नहीं होगा। तेरी माँ तो ढोंग करती है, ढोंग। असल में तो उनकी असली भक्त मैं हूँ। अपनी सास की ये बात सुनकर बेचारी दिव्यांशी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने बेटे कार्तिक को उसके स्कूल छोड़ आती है। स्कूल से आने के बाद दिव्यांशी घर के कामों में लग जाती है। जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लो, अभी तो दुर्गा माँ को भोग भी लगाना है। मेरी माता रानी भूखी प्यासी बैठी है। दिव्यांशी जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वह दोपहर के समय अपनी दुर्गा माँ को भोग लगाने जा ही रही होती है। अरे दिव्यांशी, कहाँ है तू? जरा घड़ी में समय तो देख। मेरे पोते का समय 1 से 1:30 बजे का है और घड़ी के अंदर 1:40 हो गए। जल्दी जा, मुझे मेरे पोते की चिंता हो रही है।
आप चिंता मत कीजिए, माँ दुर्गा हमारे कार्तिक के साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं जरा दुर्गा माँ को भोग लगा दूं, उसके बाद स्कूल में फोन करती हूँ। ओहो, तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? भाड़ में जाए तेरी दुर्गा माँ। पहले तू स्कूल में पता कर कि मेरा पोता अभी तक स्कूल से वापस क्यों नहीं आया। भीमा देवी अपनी बहू दिव्यांशी के ऊपर बुरी तरह चिल्लाने लगती हैं, जिसके बाद दिव्यांशी माँ दुर्गा को भोग लगाए बिना ही उठ जाती है और कार्तिक के स्कूल में फोन करती है। स्कूल वालों से पता चलता है कि जिस गाड़ी से कार्तिक आता है उस गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं। बाकी सब बच्चे तो सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन कार्तिक का कोई पता नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्कूल से मेरा बच्चा कैसे गायब हो सकता है? आपने अगर मेरे बच्चे को मुझे वापस लाकर नहीं दिया तो मैं आपके स्कूल पर केस कर दूंगी। अपने बच्चे के खोने पर दिव्यांशी बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह रोते हुए माँ दुर्गा के मंदिर जाती है। माँ दुर्गा, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? आपके रहते मेरे बच्चे पर आंच भी कैसे आ सकती है? क्या पता मेरा कार्तिक कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। माँ दुर्गा, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, वो जहाँ कहीं भी है उसकी रक्षा करना। तभी अचानक से दिव्यांशी के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, अगर अपने बच्चे को सही सलामत चाहती हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, और अगर दुर्गा माँ की नौमी वाले दिन मुझे पूरे 10 लाख रुपए नहीं मिले तो तेरे घर तेरे बच्चे की लाश छोटे छोटे टुकड़ों में करके भिजवा दूंगा। दिव्यांशी सबसे पहले पुलिस वालों को किडनैपिंग की कॉल के बारे में बताती है। पुलिस दिन रात किडनैपर्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन किडनैपर उनके हाथ नहीं आता। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिर दुर्गा माँ की नौमी का दिन भी आ जाता है, जिस दिन दिव्यांशी दुर्गा माँ की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हाथ में जलता हुआ कपूर लेकर चल रही होती है, लेकिन वह वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उसे होश आता है तो वह किसी से कुछ कहे बिना खंडहर सी बिल्डिंग में पहुंच जाती है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर लोगे और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी? दरअसल दिव्यांशी के अंदर स्वयं दुर्गा माँ होती हैं, जो उन गुंडों से मुकाबला करती हैं और कार्तिक को उन खतरनाक गुंडों से बचा लेती हैं। सभी गुंडों को मारने के बाद दिव्यांशी के अंदर से दुर्गा माँ निकल कर बाहर आती हैं और दिव्यांशी से कहती हैं, जब तक मैं अपने भक्तों के साथ हूँ, मेरे भक्तों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद दिव्यांशी अपने बेटे कार्तिक को वापस अपने घर ले आती है। कार्तिक को देखते ही उसकी दादी उसे गले से लगा लेती हैं। कहाँ था तू मेरे लाल? तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने। दिव्यांशी अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में भीमा देवी को बताती है कि किस तरह दुर्गा माँ ने उसकी मदद की। दिव्यांशी, माँ दुर्गा ने सच में तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है, इसलिए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझसे हुई गलती के लिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। आइंदा मैं ऐसा फिर कभी किसी औरत के बारे में नहीं सोचूंगी। उस दिन के बाद से भीमा देवी अपनी बहू दिव्यांशी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जलेबी बेचने वाली सास बहू। हरीश नशे में धुत होकर घर पर आता है और अलमारी में पैसे ढूंढता है। अरे यहाँ भी पैसे नहीं है, अरे वहाँ भी पैसे नहीं है, जरूर चावल के डिब्बे में छुपाए होंगे इसने। हरीश चावल के डिब्बे और पूजा घर में पैसे ढूंढता है, पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते और चिल्लाते हुए कांच की खाली बोतल फेंककर कहता है, अरे ओ जमुना, अरे कहाँ मर गई, इधर आ, पता नहीं कहाँ पैसे छुपा कर रखती है डाइन कहीं की। हरीश के जोर शराबे से दोनों सास बहू जमुना और गायत्री आकर कहती हैं, हरीश जी, ये क्या किया आपने? कांच की बोतल घर में क्यों फोड़ दी? आप फिर से नशे में धुत होकर आ गए, आपको शर्म नहीं आती? हाँ बेटा, ये सब क्या है? तू पागल हो गया, तूने फिर से क्यों पी? अरे चुप कर बुढ़िया, ज्यादा बीच में मत बोल, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। ए जमुना, चल पैसे निकाल, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर पैसे छुपा कर रखे हैं, पैसे दे मुझे और दारू पीनी है। हरीश जी, आप माँ जी से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? नशे में धुत हो आप। आपको नशा करना है तो करिए, घर में 4 पैसे तो लाकर राजी नहीं है, ऊपर से जो बचे कुछ पैसे हैं वो भी आप ले जाते हो। अरे अब ये लड़का पागल हो गया है, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे इसे। देखो तो अपनी माँ से कैसे बात करता है। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, अगर अब तुम दोनों ने मुझे 2 मिनट के अंदर पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तोड़ा फोड़ी शुरू कर दूंगा घर की। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अच्छा है, मैं अपने बलबूते पर चाहे जैसे सही झाड़ू पोंछा करके ही घर चला रही हूँ। आपने तो कमाना छोड़ ही दिया है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे जबान लड़ाई और तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे।
ये कहते ही हरीश उस पर हाथ उठा देता है। अरे छोड़, पागल हो गया है क्या? छोड़ बहू को, खबरदार हाथ भी लगाया तो भूल मत कि अभी वो ही है जो काम करके हम सबका पेट पाल रही है। तो एहसान कर दिया क्या? इसकी जैसी पत्नियां यही करती हैं। नया क्या है, पर इसकी जुबान ज्यादा चल रही है ना, काम की वजह से अब ये काम करने नहीं जा पाएगी कहीं भी। ऐसा कहकर हरीश नशे की धुत में चला जाता है। वहीं गायत्री अपनी बहू के सर पर हल्दी लगा देती है जिससे उसका जख्म भर जाए। खाना खाकर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जब जमुना काम करने जाती है तो उसकी मालकिन उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, देखो जमुना, आइंदा से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति ने रात को यहाँ पर बहुत कांच की बोतलें फोड़ी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी। और हाँ, तुम्हारे पति से कहना कि दोबारा आया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। माफ कीजिएगा मालकिन, मेरे पति ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलती हूँ। जमुना 2-4 घरों में जाकर पता करती है, लेकिन हरीश की हरकतों की वजह से कोई भी उसे रखना नहीं चाहता। तभी उदास मन से जब घर आती है तो उसकी सास कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? और काम से इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? तू तो 5 बजे आती है। अरे माँ जी, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया माँ जी। आपके बेटे ने मुझे कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ा। मैं समझी नहीं बहू, क्या हुआ? ठीक से बता। यही कि माँ जी, हरीश की वजह से मुझे मेरी मालकिन ने काम से निकाल दिया। उन्होंने वहां जाकर कांच की बोतलें फोड़ी। मैंने कहीं और भी पता लगाया तो वहां से भी निराश लौटना पड़ा। अब हमारे पास काम करने का कोई जरिया नहीं है। क्या खाएंगे, कैसे घर चलाएंगे? अरे इस नास पीटे बेटे ने तो सब खराब कर दिया। सब इसके नशे की वजह से हो रहा है। अगर नशा छूट जाए तो ये पहले जैसा हो जाए, पर उसका इलाज कराने के लिए पैसे ही नहीं है। पर माँ जी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं कुछ सोचती हूँ, तब तक तू खाना खा ले। सास बहू बहुत बड़ी विपत्ति में आ जाती हैं। अब जो उनका थोड़ा बहुत खाने पीने का एक जरिया था वो भी खत्म हो गया। हरीश की हरकतों ने आखिरकार जवाब दे ही दिया। ऐसे में क्या सास बहू कोई कारोबार शुरू कर पाएंगी? और क्या वो हरीश को नशे से मुक्त करा पाएंगी या उन्हें गरीबी से ग्रस्त होना पड़ेगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह होती है तो उसके घर पर नीलिमा जलेबी लाकर कहती है, ओ जमुना, गायत्री आंटी, जरा इधर आइए, देखिए तो मैंने आज क्या बनाया है, जरा चेक कर बताइए। अरे नीलिमा बहन, तुमने सुबह सुबह जलेबी कैसे बना ली? ज्यादा समय लगा होगा ना? हाँ, गरम गरम करारी जलेबी खाकर मजा ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट बनी है। शुक्रिया जमुना, बहुत आसान है। बस इसका मिश्रण चीनी के साथ बनाकर रख दो और 5 मिनट में ही गरम तेल में इसकी जलेबी बना दो और चाशनी में डुबो दो। बन गई जलेबी। अरे वाह बेटा, ये तो सच में ही बहुत आसान है और अच्छी भी बनाई है जलेबी तुमने। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, इन्हें जलेबियाँ पैक करके देनी है। मिल गया, अब हम यही बनाएंगे जलेबियाँ, और इसका ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे हम छोटी सी दुकान लगा सकते हैं। अरे वाह बहू, आइडिया तो बढ़िया है। तो चलो हम तैयारी करते हैं। तभी जमुना अपने छुपाए हुए पैसे आटे की टंकी में से निकालती है और दुकान से जाकर मैदा चीनी ले आती है। फिर सास बहू जलेबी बनाकर चाशनी में डुबो देती है और एक टेबल लगाकर जलेबियां बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए, गरम गरम जलेबियां लीजिए, करारी है, बिल्कुल करारी। आइए आइए, सिर्फ 30 रुपए की आधा किलो। हाँ जी, आइए आइए, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ये मीठी जलेबी आपके जीवन में मिठास खोल देंगी। आइए आइए और खाइए। सुनो, जरा मुझे 1 किलो जलेबियां दे दीजिए। जी, ये लीजिए। कैसी बनी है बताइएगा जरूर। तभी गोमती और उसकी सहेली जलेबी को खाती है तो कहती है, आहा, गरम गरम जलेबियां हैं, इससे तो मेरा मुंह जल गया। पर आंटी, आपने बहुत स्वादिष्ट जलेबी बनाई है, मुझे 5 किलो पैक भी कर दीजिए। अरे आंटी, मुझे 1-1 किलो 2 जगह जलेबियां पैक कर दो। आज मेरी भांजी हुई है, मैं मौसी बन गई हूँ। अरे वाह, आपको मौसी बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बोलकर जमुना अपने सभी ग्राहकों को जलेबियां दे देती है। तभी वर्तिका कहती है,
आंटी जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ये जलेबी, लीजिए आप भी खाइए। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी जलेबी या ठंडी हो रही है अब, जल्दी जाओ। जी बिल्कुल, ये लीजिए आपके पैसे। वाकई में आपकी जलेबियों में काफी मिठास भरी हुई है। इतनी अच्छी जलेबी मैंने कभी नहीं खाई। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। इस तरह पहले ही दिन सास बहू की जलेबियों की काफी तारीफ होती है और मुनाफा भी अच्छा खासा होता है। तभी जमुना और पैसे छुपा लेती है। माँ जी, मुझे लगा नहीं था कि हमारे पहले दिन इतनी अच्छी बिक्री होगी। अब देखना, मैं धीरे धीरे उनका नशा भी छुड़वा दूंगी। हाँ बेटा जरूर, उससे पहले जलेबी बनाने का और सामान ले आ। जी माँ जी। ए, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मेरी चुगली कर रही हो ना? अभी बताता हूँ। हरीश को देखकर दोनों सास बहू डर जाती हैं। हरीश ऐसे ही नशे में आता है, इतने में बेहोश होकर गिर पड़ता है। सास बहू से उठाकर बिस्तर पर सुला देती हैं और जमुना जलेबी का सामान लाकर एक नशे के केंद्र में जाती हैं, जहां से उसे कुछ दवाइयां मिलती हैं। उस दवाई को वो हरीश के खाने में मिला दिया करती थी। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता है। वहीं दूसरी ओर सास बहू की जलेबियां अब मशहूर होने लगी थी। उनका छोटा सा कारोबार अब बड़ा होने के लिए तत्पर था। रात में जब सास बहू खाना खा रही थी तो हरीश आकर कहता है, माँ, जमुना, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आप दोनों से काफी बदतमीजी की। नशे में आया करता था, तुम्हारा काम भी छुड़वा दिया, पर अब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब से मैं पीऊंगा बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि नौकरी ढूंढूंगा और घर चलाने में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे यकीन था आप एक दिन शराब जरूर छोड़ देंगे। और बेटा, तुझे कहीं और जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ भी काम कर सकता है। शुक्रिया माँ। देखते ही देखते सास बहू की जलेबियां एक शहर से दूसरे शहर में मशहूर हो जाती हैं। काफी लोग उसकी जलेबियों को खाया करते थे और अब उसने बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते उनका कारोबार काफी बड़ा हो जाता है और वो लोग एक खुशी जीवन जीने लगते हैं। अरे 2 गुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तुमने आज फिर शराब पी है? जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो बेहिसाब शराब पीकर अपनी सांसी बंद करने पर तुले हो? अरे इस प्याले की कीमत तुम नहीं समझोगी प्यारी। ये बोलते हुए पवन बेसुध होकर बिछौने पर सो जाता है और मीनल कहती है, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने एक बच्चे के बाप से ब्याह कर लिया। कैसा पियक्कड़ पति पल्ले पड़ा है मेरे। मीनल माथा पकड़े ये बोल ही रही थी कि उसकी नजर तारा पर पड़ती है। मीनल तारा की सौतेली माँ है। जब कमाई का जरिया सामने है तो काहे की परेशानी। अरे ओ तारा, चल यहाँ। हाँ हाँ, तुझे ही बुला रही हूँ। बोलो मीनल माँ। तेरी माँ मनिहारन थी, वो मरने से पहले चूड़ियाँ बेचती थी। कल से तू भी चूड़ियाँ बेचेगी। मगर माँ, मुझे चूड़ियाँ बनाने नहीं आती। अरे कोई पेट में से सीखकर थोड़ी आता है, यहीं सीखता है। मीनल जबरन 12 साल की बच्ची तारा पर अपनी कथनी थोप देती है। अगली सुबह, अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सवेरे के 5 बज गए हैं, चल चूड़ियाँ बनाकर बेचने जा। सौतेली माँ के खौफ से तारा चूड़ियाँ बनाने में जुट जाती है, मगर मीनल मजे से सो जाती है। तकरीबन 3 घंटों बाद, माँ, मैंने तमाम कामकाज निपटा दिए हैं, अब मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। ये बोलकर तारा चूड़ियों को झोली में रखकर बेचने के लिए बाजार की ओर अग्रसर होती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली चमकीली चूड़ी ले लो। अरे बिटिया, इतनी बचकानी सी उम्र में तुम बाजार में चूड़ियां क्यों बेच रही हो? काका, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। चिंता न करो, सौतेली माँ तुम्हें नहीं मारेगी। मैं तुम्हारी चूड़ियां खरीद लेता हूँ। दुकानदार तारा की तमाम चूड़ियां मोल लेकर उसे चूड़ियों का दाम देता है। माँ, ये लो मेरे चूड़ियों की पहले दिन की कमाई। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ दो ना। खाना तो खत्म हो गया, रात की रोटियां हैं, प्याज के साथ खा ले। भूख से बिलबिलाती तारा को उस घड़ी बासी रोटी भी स्वादिष्ट लग रही थी। वह खाकर सो जाती है। अगले दिन, अरे ओ तारा सितारा, सवेरा हो चुका है,
चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दे। मगर मीनल माँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ले ले ले, तारा की तबीयत खराब हो गई है। अगर इसी पलछिन तू बिछौने से नहीं उठी तो मार मार कर तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। तारा चूड़ियां बनाने लगती है। तभी चूड़ियों की भट्टी की भाप से उसके हाथ झुंझला उठते हैं। माँ, मेरा हाथ जल गया माँ। अरे बंद करिए बहानेबाजी और चुपचाप से इन चूड़ियों को बाजार में बेच कर आ। सौतेली माँ के भय से तारा तकलीफ को सहकर चूड़ियां बेचने निकल पड़ती है। चूड़ियाँ, चमकीली चूड़ियाँ ले लो। कुछ समय पश्चात सवेरे से सांझ हो गई, मगर आज तो मेरी चूड़ियों की बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। अंधेरा गिरने वाला है, मुझे घर चलना चाहिए। थोड़ी ही देर में तारा घर लौटती है, जहाँ उसका पियक्कड़ पिता बेरहमी से उसके बाल पकड़कर कहता है, आ गई तू? ला दे मुझे पौआ के पैसे। बापू, मेरे बाल छोड़ो। आज एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई है। कामचोर, जरूर तूने चूड़ियों की बनावट में कमी की होगी। अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। दोनों दंपत्ति खा पी कर सो जाते हैं। आधी रात भूख से बिलखती तारा अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर लिए रोती बिलखती हुई बोलती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। बापू भी मेरे संग बुरा बर्ताव करते हैं माँ। ये बोलकर तारा सिसकते सिसकते सो जाती है। तभी उसे उसकी माँ का स्वप्न दर्शन मिलता है। यहाँ तो चारों ओर चमचमाती तारे हैं। क्या मैं सितारों के शहर में हूँ? तारा माँ, आप आ गई माँ। जानती हूँ माँ, सौतेली माँ मुझसे जबरन चूड़ियाँ बनवाती और बिकवाती है, मुझे बहुत मारती है। तारा, मेरी बात गौर से सुनो। कोठरी के भीतर एक खुफिया दराज है, जिसके भीतर श्रृंगारदानी है। उसमें 3 जादुई चूड़ियों का सेट है, जो मुझे एक जादूगरनी ने दिया था। शायद उस जादूगरनी को स्मरण था कि भावी भविष्य में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। इतने के साथ तारा सपने से बाहर आकर दबे पांव कोठरी में जाकर उन तीनों जादुई चूड़ियों को खोज निकालती है। अगली सुबह, माँ, मैं चूड़ियाँ बेचने बाजार चली जाऊंगी, मगर उससे पहले ही मुझे कुछ खाने को दे दो। क्यों, एक रात में ही चेहरा कुम्हला गया? जाकर पहले इन चूड़ियों को बेच कर आ, तब तुझे खाना दूंगी। तारा उन तीनों जादुई चूड़ियों को चूड़ियों में रखकर बेचने निकलती, मगर बीच रास्ते ही उसका सर भूख से बोझिल होने लगता है। वह एक पेड़ के पास बैठकर चूड़ियों से कहती है, ए मेरी तीनों जादुई चूड़ियों, मुझे अपने जादू का पुख्ता प्रमाण दो। इतने में तीनों जादुई चूड़ियां तेजोमय सुनहरी चमक के साथ हवा के बीचों बीच चकाचौंध प्रकाश हो जाता है। साथ ही चूड़ियों के मुंह, आँख, नाक प्रतिबिंबित होते हैं। कहो तारा, तुम्हें हम तीनों जादुई चूड़ियों से कैसे मदद चाहिए? जादुई तीनों चूड़ियों, क्या तुम मुझ भूखी बेबस को खाना दे सकती हो? एकाएक लाल जादुई चूड़ी के मुख से खूब सारा खाना निकलता है। भूख से बिलबिलाती तारा खाने पर टूट पड़ती है। सौतेली माँ के आ जाने के बाद से आज पहली दफा मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। शुक्रिया लाल चूड़ी। तारा, अब हम दोनों जादुई चूड़ियों से भी कुछ मांग करो। मेरा चूड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सुबह उठकर घर बार समेटना पड़ता है, फिर भट्टी की तपिश सहकर चूड़ियां बनाना और उन्हें कड़कती देर दोपहरी में बेचना। मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे कपड़े भी फटे पुराने हो गए हैं। मैं आसमानी चूड़ी अभी तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किए देती हूँ। आसमानी चूड़ी अपना मुंह खोलकर सैकड़ों नए कपड़े बरसाने के साथ अपनी आंखों की सुनहरी चमक से जैसे ही तारा को सराबोर करती है, तारा का रूप रईस बच्ची में बदल जाता है। अरे वाह जादुई आसमानी चूड़ी, तुम तो लाल चूड़ी की भी बादशाह निकली। तुमने न सिर्फ मुझे नए कपड़े दिए, बल्कि मेरे रंग रूप का भी काया पलट कर दिया। मगर सौतेली माँ फिर भी मुझे सताएगी। तारा, मैं तेरी जादुई चूड़ी तुम्हारे इस समस्या का समाधान करे देती हूँ। सुनहरी जादुई चूड़ी अपने मुंह से सोने के सिक्के बरसाकर बोलती है, चकित ना हो तारा, ये खरे सोने के सिक्के हैं। इसे तुम अपनी माँ को थमा देना, फिर तुम्हारी स्वार्थी सौतेली माँ तुम्हें नहीं सताएगी।
अब मुझे घर जाना होगा, मगर पहले मुझे इन तीनों जादुई चूड़ियों को छिपाना होगा, वरना मेरी चांडाल माँ इन्हें मुझसे छीन लेगी। तारा उन तीनों जादुई चूड़ियों को हाथ में पहनकर घर पहुंचकर कहती है, ये लो माँ, आज की कुल कमाई। तारा का बदला बर्ताव देख दोनों दंपत्ति हैरत अंगेज होते हैं। ये इसका पहरावा है, कैसे परिवर्तित हो गया ये? चूड़ियों की गठरी भी तकमटेल भरी है। जब चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई तो ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? कोई सयाना व्यक्ति तो इसे ये सोने के सिक्के देने से नहीं रहा। जरूर इस चटक चोरनी तारा ने किसी की तिजोरी लूटी है, या फिर जिन्न का जादू इसके हाथ लगा है। दोनों दंपत्ति पुख्ता प्रमाण जानने के लिए तारा के पास आते हैं। बता तुझे ये सोने के सिक्के कहाँ मिले, बोल, वरना ऐसे चमड़ी उधेरूंगा कि चूड़ी बेचने लायक नहीं रहेगी। मीनल तारा को जबरन पकड़कर पवन से पिटाई पड़वाती है। तारा करहाती हुई कहती है, मेरी तीनों जादुई चूड़ियों, मुझे बचाओ। अचानक जादुई तीनों चूड़ियां तारा की कलाई से गायब होकर चकाचौंध चमक के साथ उमड़ते घुमड़ते इंसानी अक्ष धरती हैं। चलो आज हम तीनों जादुई चूड़ियां इन कसाईयों को सबक सिखाएंगे। तीनों जादुई चूड़ियां अपने भीतर से डंडा, झाड़ू और चप्पल से उन पर ताबड़तोड़ बौछार करती हैं। मैयारी, मार गई, सूट डाला रे। अरे तारा, रोक इन तीनों जादुई चूड़ियों को। रुको मेरी तीनों जादुई चूड़ियों। कैसे कसाई दरिंदे हो तुम दोनों? अपनी 12 साल की बच्ची से बाल मजदूरी करवाते हुए शर्म नहीं आती? स्कूल का बस्ता उठाने की उम्र में तुम इस बच्ची के कंधों पर घर का भार उठाने की जिम्मेवारी सौंप बैठे हो। हम तीनों जादुई चूड़ियां तारा के हाथ में ही रहेंगी। तुम दोनों दंपत्ति ने भविष्य में इसके साथ ये ज्यादती फिर दोहराई तो तुम बचोगे नहीं। इसका स्कूल में दाखिला करवाओ और पिता होने के नाते इसे पढ़ाओ। तीनों जादुई चूड़ियों के ताबड़तोड़ वार से दोनों दंपत्ति फिर कभी तारा को परेशान नहीं करते। आज तारा बाकी बच्चों की नाई पढ़ लिख रही है। वो तीनों जादुई चूड़ियां अब भी तारा के हाथों में हथियार का काम कर रही हैं। किटी पार्टी वाली सास बहू, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ ऋतिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम दोनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, हम दोनों से जो भी हुआ उसे हमारी एक भूल समझकर हमें माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। काश मैं तुम्हें माफ कर पाता, लेकिन तुम दोनों ने तो हमारा इतना दिल दुखाया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक बार तो हमारे बारे में सोचती। बेटा ऐसे मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। ससुर जी, हम जानते हैं कि हम दोनों सास बहुओं ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमें एक मौका तो मिलना चाहिए। अरुण और ऋतिक दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं। आखिर दोनों सास बहू इस तरह क्यों रो रही होती हैं? आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया होता है जिसकी वजह से उनके पति उन्हें माफ करने के लिए इतना सोच रहे होते हैं? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरुण अपने बेटे ऋतिक के साथ ड्यूटी से आकर अपनी पत्नी रीना को आवाज लगाता है। अरे रीना, कहाँ हो तुम? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। पिताजी, माँ का मेरे पास फोन आया था। वो दिशा को लेकर अपनी सहेलियों के साथ फिर किटी पार्टी करने गई हैं। अरे मैंने कहा था कि थोड़ा बाहर जाओ, किटी पार्टी करो, लोगों से मिलना जुलना करो, लेकिन इन्होंने तो अब हद ही कर दी। पिताजी, हम पूरे दिन कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन दिशा और माँ को पैसे खर्च करने में जरा भी अफसोस नहीं होता। ये औरतें होते ही ऐसी हैं। मर्द अगर ध्यान न दे तो इन्हें दिक्कत, अगर ध्यान दे तो दिक्कत, अगर थोड़ी सी ढील छोड़ दे तो फिर समझो पतंग कट गई। अरे पिताजी, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी रोज किटी पार्टी में जाती है। अरे हम दोनों यहाँ भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, क्या इन्हें हमारी थोड़ी भी फिक्र नहीं? एक काम करो, अपनी माँ को फोन मिलाओ। ऋतिक अपने पिता के कहने पर अपनी माँ को फोन मिलाता है और अपने पिता को पकड़ा देता है। जैसे ही रीना फोन उठाती है, फोन के बैकग्राउंड से गानों की बहुत तेज आवाज आने लगती है। अजी आप क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा चिल्ला कर बोलो। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम दोनों? हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, जरा तेज बोलो। मैंने कहा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तक घर लौटोगी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो
ऐसा कहते कहते रीना फोन काट देती है, जिसके बाद वह अपनी बहू दिशा से कहती है, अरे दिशा बहू देख ले, मेरे मजनू का फोन तो आ गया, अब तेरा मजनू तुझे फोन करेगा। आता ही होगा, अभी आप केवल 2 मिनट रुकिए। दिशा इतना कहती ही है कि तभी उसके पास ऋतिक का फोन आ जाता है। अरे दिशा, तुम दोनों कहाँ पर हो? माँ को हमारी आवाज नहीं आ रही थी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो अजी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। दिशा की ये बात सुनकर गुस्से से ऋतिक फोन काट देता है। अरे वो दोनों क्लब में हैं। किटी पार्टी करने के बहाने ये दोनों क्लब जाती हैं। तभी ऋतिक के पास एक ईमेल आती है, जिसे पढ़ते हुए ऋतिक शौक के साथ कहता है, क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? 1 महीने में 3 लाख रुपए की शॉपिंग। ओहो, देखो तो सही, इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी। अब पानी मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। आखिर माँ ने इतना पैसा उड़ाया कहाँ? अरे सिर्फ तेरी माँ ने नहीं, तेरी बीवी ने भी उड़ाया है। मैं तो उन दोनों की इन सब करनी से बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सब क्या है पिताजी? क्या आपने अमेज़न और फ्लिपकार्ट और नायका का काम घर में ही खोला है? अरे पागल हो क्या, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे ये सब तो तुम्हारी माँ की ऑनलाइन शॉपिंग है और इससे कहीं ज्यादा तुम्हारे कमरे में है। अरुण ऋतिक को उसके कमरे में ले जाता है और दिशा की अलमारी में इतने सारे बिना खुले ऑनलाइन शॉपिंग के डिब्बे दिखाता है। ये सब देखकर ऋतिक अपने सर पर हाथ रख लेता है और अपने पिता से कहता है, इसलिए हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा इन सब चीजों में बर्बाद हो रहा है। हमें ये सब रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक प्लान है, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या कर। एक तरफ अरुण अपने बेटे ऋतिक को अपनी पत्नी और अपनी बहू को सबक सिखाने का प्लान समझा रहा होता है, तो दूसरी तरफ दिशा और रीना दोनों शराब के नशे में घर की तरफ लौट रही होती हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अरे माँ जी, घर आ गया। बंगले के नीचे है ताला, घुसू कहाँ से मसाला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पर कोई खड़ा है, लैला कट्टा का भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की मूंछ मार के। ओ मेरी जा, ओ मेरी जा, मेरे को मजनू बना कर का चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। दिशा अपनी सास रीना को संभालने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, अरे आज तो पुंगी हम दोनों की बचने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दिशा और रीना घर के अंदर जाते हैं, उन्हें अरुण और ऋतिक हाथ में बैग लिए खड़े हुए नजर आते हैं। ओहो पतिदेव, कहाँ से आ रहे हो? आ नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। दिशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ऋतिक दिशा से कहता है, मैंने और पिताजी ने ये फैसला लिया है कि आज के बाद हम दोनों तुम दोनों के साथ नहीं रहेंगे। हम तुम दोनों को डिवोर्स के लिए पेपर भिजवा देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर दिशा और रीना उन दोनों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनकी बगैर सुने ही घर से निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिशा और रीना को अरुण और ऋतिक के बिना कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, अब क्या करें, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे अब क्या बताऊं, उन दोनों ने हमारे अकाउंट सील करवा दिए, हम एक भी पैसा नहीं निकाल सकते उनके बिना। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दिशा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर एक कुरियर वाला होता है। एक कुरियर रीना के लिए है और एक दिशा के लिए। माँ जी के लिए और मेरे लिए कुरियर? लेकिन ये किसने भेजा? दिशा कुरियर लेकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद वह दोनों अपने अपने कुरियर खोलते हैं। उसके अंदर डिवोर्स के पेपर होते हैं, जिन्हें देखते ही वह दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। अरे माँ जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही मुझे अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बुलाया था। अब तो तू सब मेरे ऊपर डाल देगी। अरे भूल गई, तूने और मैंने पूरे 3 लाख रुपए की शॉपिंग की थी। ऋतिक जी मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए माँ जी, हम उनके पैरों में गिर जाते हैं। अरे इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, चल जल्दी चल। दिशा और रीना दोनों किसी तरह ऋतिक और अरुण के घर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी अरुण कहता है, फ्लैशबैक से बाहर, तुम दोनों ने जो किया है वो सब माफी देने लायक तो नहीं था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और दिशा मेरे बेटे की बहू है, इस नाते मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। माफी के साथ साथ अब तुम दोनों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हैं। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस हमें आखिरी मौका दे दो। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे, आज के बाद हम कोई भी किटी पार्टी नहीं करेंगे। उन दोनों का ये बर्ताव देखकर अरुण और ऋतिक उनसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते, जिसके बाद रीना और दिशा को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वह दोनों अपने पतियों का ख्याल रखना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर अरुण और ऋतिक दोनों उन्हें उनकी जरूरत की चीजें उनके कहने से पहले ही लाकर दे देते हैं और अब सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।
ब्यूटी पार्लर वाली गरीब सास बहू। घर के बाहर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ है और बाराती नाच रहे हैं। श्वेता जब अपनी बहन को लेने जाती है तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होती है और निशा कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं। मेरी मेकअप वाली भी नहीं आई। अब मैं कैसे तैयार हूँ? बाहर मेरे भैया की बारात रुकी हुई है, वो भी मेरी वजह से। ओहो, तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए मेकअप वाली लेकर आती हूँ। लहंगा पहने हुए श्वेता चुपके से बारात की दूसरी तरफ जाती है जहाँ सारे ब्यूटी पार्लर बंद थे। तभी श्वेता राधिका से टकरा जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। तो राधिका ये बात सुनकर तुरंत उसकी बहन का मेकअप करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसका मेकअप कर देती है, जिसके बाद वो खुद को मिरर में देखकर कहती है, ओह माय गॉड, ये मैं हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतना अच्छा सजाया है। वाओ दीदी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लगा नहीं था कि ये गरीब सी दिखने वाली आपको इतना सुंदर सजाएगी। क्या तुमने मेकअप का कोई कोर्स किया है? हाँ, ऐसा ही कह सकती हो। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करती। पर क्यों नहीं करती हो? तुमने जिस तरीके से मुझे रेडी किया है उतनी तो मेरे पास फीस भी नहीं तुम्हें देने के लिए। इट्स ओके, मुझे इसका चार्ज नहीं चाहिए। आपके भाई की शादी है, आप जल्दी जाइए। बाय। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा तैयार करने के लिए। इसी के बाद दोनों बहनें अपनी भाई की बारात में नागिन डांस करते हुए जाती हैं। वहीं राधिका सब्जी लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसकी सास पारो कहती है, बहू, तुझे आज सब्जी लाने में इतना वक्त कैसे लग गया? क्या कर रही थी बाहर? माँ जी, मैं जब आ रही थी तो मुझे एक लड़की मिली, फिर मैंने उसकी मदद कर दी। उसके भाई की शादी थी तो वो मेकअप कराना चाहती थी, बस मैंने उसका मेकअप किया है। तूने फिर से मेकअप का काम करना शुरू कर दिया क्या? नहीं माँ जी, मैंने उस लड़की से 1 रुपया भी नहीं लिया। और माँ जी, मैं ये काम कैसे शुरू कर दूंगी? ये मेरा शौक था और जो उस एक गलती की वजह से अब रह गया है, अब नहीं मैं करना चाहती। जा, अब व्योम को चेक कर, क्या वो ठीक तो है? जी माँ जी। ये कहते ही वो अपने पति व्योम के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। व्योम जी, ये मेरी वजह से आपको क्या हो गया? कब आप होश में आएंगे? अब आपका इंतजार और नहीं होता मुझसे। मेरी वजह से आप कोमा में चले गए। 4 महीने से आप उठे ही नहीं। आखिर राधिका ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उसका पति कोमा में चला गया और क्यों उसने अपने मेकअप करने के शौक को छोड़ दिया? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। राधिका अपने पति के सिर पर हाथ रखकर बैठी थी कि उसकी सास आकर कहती है, बेटा, अब वो तो उठने से रहा। काश हम पर इतने पैसे होते कि हम इसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा पाते, पर हम दोनों ने सब डुबा दिया। माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। 2-4 दिन बीत जाते हैं। दोनों गरीब सास बहू जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चलाकर रह लिया करते थे। वहीं झाड़ू पोछा का काम करके राधिका जो पैसे लाती थी व्योम के इलाज में लगा देती थी। एक दिन निशा राधिका को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी दरवाजा खोलने राधिका आती है और वो कहती है, आप तो वही है ना जिसके मैंने मेकअप किया था? जी, दरअसल आपके मेकअप की बहुत तारीफ हुई थी, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। मेरे पास आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी कजन की शादी है जिसमें सभी लोग आपसे ही मेकअप कराना चाहते हैं। जी मुझे माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे प्लीज, आप मना मत कीजिए। आपको इसके 3-4 लाख रुपए मिल सकते हैं। आप तो जानती हैं सुंदर दिखना लड़कियों को कितना पसंद है। अरे क्या हुआ बहू, इतनी देर हो गई तुझे? ये पूछते ही राधिका उसे सब कुछ बता देती है। तभी पारो कहती है, बहू हाँ कर दे, कर ले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन। माँ जी, आप जानती है ना, आपने ही तो मना किया था मुझे। और अब मैं ही तुझे हाँ बोल रही हूँ, ये सोच कि इन पैसों से व्योम का इलाज हो सकता है। राधिका उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अगले दिन ही शादी में 25 से ज्यादा लड़कियों को तैयार करती है। किसी के बाल रोल कर रही होती है तो किसी के वैक्स कर रही होती है। कुछ दिन बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट के 4 लाख रुपए मिलते हैं। हर तरफ राधिका के मेकअप की तारीफ होती है, जिससे वो आसपास के मोहल्ले में मशहूर हो जाती है। साथ ही उन पैसों से अपने पति का इलाज करवा दिया। डॉक्टर ने ये आश्वासन दिया है कि उसका पति ठीक हो जाएगा। तभी पारो कहती है, राधिका बहू, 2 लाख रुपए अभी भी बच गए हैं। मैं सोच रही हूँ अगर तेरे मेकअप करने से हमें लाखों रुपए का फायदा हो सकता है तो क्यों ना हम छोटा सा पार्लर खोल लें। मैं भी तेरी मदद करा दूंगी, मुझे तो आता ही है। साथ ही रोज के ज्यादा पैसे भी आया करेंगे। तुझे झाड़ू पोछा करने की जरूरत भी नहीं होगी।
सच माँ जी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बहू, सस्ते मेकअप यूज करेंगे, ज्यादा महंगे वाले नहीं। ये कहते ही दोनों अच्छा और टिकाऊ वाटरप्रूफ मेकअप लेकर आती हैं और एक पार्लर खोल लेती हैं, जहां शुरुआत के ग्राहकों को 50% का डिस्काउंट मिलता है। इसी बात से पहले दिन पार्लर में बहुत भीड़ रहती है, साथ ही उसके मेकअप की हर जगह तारीफ होती है। ऐसे ही एक दिन कोई जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट उसके पार्लर में आती है और कहती है, क्या राधिका तुम ही हो? जी मैं ही हूँ। आप कौन? मैं लैक्मे मेकअप आर्टिस्ट आंचल त्रिवेदी हूँ। ओह माय गॉड, आप इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट मेरी दुकान में कैसे? बस तुम्हारा नाम सुनते सुनते यहाँ तक आ गई। क्या तुम मेरा कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकती हो? क्योंकि मेरा शूट है। एक्सक्यूज मी, क्या मेरी आईब्रो बन जाएंगी? जी जरूर माँ जी, आप इनकी आईब्रो बना दीजिए, तब तक मैं इनका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। ये कहते ही राधिका उसका हेयर स्टाइल बनाने लगती है। तभी आंचल कहती है, तुम्हारे काम करने के तरीके से पता चलता है कि तुम कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, मेरी तरह ही। आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये सब छोड़ क्यों दिया? अब तक तो तुम बहुत अच्छी जगह होती। तुम्हारी सास भी पार्लर में लगी हुई है तुम्हारे साथ। मैं आपको बताती हूँ, 4 महीने पहले मेरा खुद का अच्छा सा पार्लर था। मुझे मेकअप करने का इतना शौक था कि मैं हर दिन मेकअप करती थी। मेरा मेकअप का सुरूर देखकर मेरी माँ जी को भी मेकअप करने की आदत पड़ गई। हम दोनों मेकअप करने में इतने बेशुमार हो गए कि मैंने अपने पति के पैसे को भी महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स पर लगा दिया। फिर एक दिन उनके बिजनेस को बहुत लॉस हुआ। उस बिजनेस को बचाने के लिए हम पर पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने अपना ब्यूटी पार्लर बेच दिया। उसके बाद तो हम गरीब से गरीब होते गए। इस बीच मेरे पति का एक्सीडेंट भी हो गया और अभी वो कोमा में है। ये लीजिए, बन गया आपका हेयर स्टाइल। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है मेरा। थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारे पैसे। इतने सारे? देखो, तुम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो और मैं तुम्हारी मेहनत का तुम्हें अदा कर रही हूँ। अब तुम्हें इस तरह दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे सैलून में काम कर सकती हो। वहाँ तुम्हें जितने अपॉइंटमेंट मिलेंगे वो सब तुम्हारे होंगे। आंचल जी, मैं आपको किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? आपने तो मेरे मन का सारा बोझ ही खत्म कर दिया। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। एक सच्चा कलाकार ही एक दूसरे अच्छे कलाकार की पहचान कर सकता है। इस तरह राधिका आंचल के बड़े से सैलून में काम करती है, बड़े बड़े एक्टर्स को रेडी करती है। देखते ही देखते वो बहुत मशहूर हो जाती है और अपने खुद का एक बड़ा सैलून खोलती है, जिसके बाद उसका पति भी ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।